वेलकम टू आवर चैनल गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर थर्ड। वो 10th क्लास का चैप्टर था धातु एवं अधातु। मैं आपको चैप्टर 1 और 2 पढ़ा चुका हूँ, यानी कि एसिड बेस एंड सॉल्ट्स एंड केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि हिंदी में होगा रासायनिक अभिक्रिया समीकरण एवं अम्ल क्षार लवण। तो फिर मैंने ये दोनों चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। तीसरा चैप्टर आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, जो कि है धातु एवं अधातु। और जो हमारा लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ाने वाला हूँ, यानी कि जो हमारा अभी सेशन है 2020 to 21, जो कि अभी हमारा चल रहा है। अभी कोविड-19 की सिचुएशन है तो स्कूल्स वगैरह नहीं खुले हैं, तो फिर मुझे अभी ये मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, क्योंकि स्कूल वगैरह नहीं है। अगर आप ट्यूशन जा रहे हैं तो अच्छी बात है, पर अगर आपका वहाँ कोई डाउट है तो यहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और इस साल का जो आपको सिलेबस है वो मैं दिखा दे रहा हूँ क्या क्या आ रहा है। तो जल्दी से चलते हैं हम सिलेबस वाले पेज पे। और ये हमारा सिलेबस वाला पेज है, और ये रहा हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दिखाता हूँ मैं आपको, और ये रहा। तो ये रहा हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो इसमें क्या रहा है मैं दिखा देता हूँ। तो इसमें आ रहा है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, फिर आ रही है रिएक्टिविटी सीरीज, और फिर आ रहा है फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज फॉर ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो मैं इन सब की आपको हिंदी मीनिंग बताता हूँ, जो कि इसकी हिंदी मीनिंग होगी गाइस प्रॉपर्टीज ऑफ, इसका हिंदी मीनिंग होगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल का हिंदी मीनिंग होगा धातु तथा अधातु के गुणधर्म, तथा रिएक्टिविटी सीरीज है हमारी सक्रियता श्रेणी, और तीसरी चीज़ जो है फॉर्मेशन एंड मैं भूल गया गाइस। तो चलिए एक बार फिर से देख के आते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, यानी कि आयनिक कंपाउंड, यानी कि जो हमारे आयनिक यौगिक के जो गुणधर्म होते हैं तथा वो कैसे बनता है, ये हमें बतलाना है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिर जल्दी से स्टार्ट हो जाइए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, सब आप नोट करते रहिएगा। तो ओके, गेट रेडी। तो सबसे पहले हमारा आता है, यहाँ पे हमें कुछ लाइंस दी गई हैं, इसको हम जल्दी पढ़ लेते हैं। तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु तथा अधातु में वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि उनके जो गुणधर्म होते हैं उनके आधार पर धातु तथा अधातु के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। धातु के कुछ उदाहरण हैं, यानी कि जो धातु होते हैं हमारे उनके उदाहरण है Fe यानी कि आयरन यानी लोहा, एल्युमिनियम Al, चांदी Ag, कॉपर Ca, ठीक है। अधातु के कुछ उदाहरण है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ओके। तो अब हमारे आगे भौतिक गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं? तो भौतिक गुणधर्म हमारे होते हैं कि जैसे धात्विक चमक यानी चमकता, कठोरता, रूप उसका, और फिर आघात वर्ध्यता, तन्यता, विद्युत्व, ऊष्मा का चालक, घनत्व, और फिर धावनिक और ऑक्साइड, ठीक है। तो अब ये सब हमारे गुणधर्म है। अब देखते हैं कौन सा इसमें ठीक है कौन सा गलत। तो धात्विक चमक किस में होगी? सिंपल है, धात्विक चमक यानी धातु में होगी। तो धातु की सतह चमकदार होती है और अधातु की चमकीली नहीं होती। आयोडीन एक अधातु होते भी चमकीला होता है, यानी कि ये एक इसका अपवाद है। इसे नोट कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आ सकता है। और अब आती है कठोरता।
धातु सामान्यतः कठोर होती है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये मुलायम होते हैं, इसे आप चाकू से भी काट सकते हैं, ठीक है। तो और अधातु ये अधिकतर कठोर नहीं होते हैं। कार्बन का एक अपरूप हीरा है जो सबसे कठोर प्रकृति का पदार्थ है, ठीक है। तो जो हमारा हीरा होता है, जो कार्बन का एक रूप है, वो ना कठोर होता है, जबकि अधातु कठोर नहीं होते। तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो है हमारा रूप। तो धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं। केवल मरकरी, जिसे हम पारा कहते हैं, उसको छोड़कर, जो कमरे के तापमान पर द्रव्य के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो अधातु ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती है। जो अधातु होती है वो ठोस या फिर गैसीय रूप में पाई जाती है, और केवल ब्रोमीन को छोड़कर जो तरल रूप में होता है, ठीक है। तो ये जो ब्रोमीन होता है हमारा, ये भी तरल हो जाता है मरकरी की तरह, लेकिन ये एक अधातु है, वो एक धातु है। तो आघातवर्ध्यता, सबसे पहले समझते हैं आघातवर्ध्यता होता क्या है। तो कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, यानी जिसको पीट के ना हम पतली चादर के रूप में ले जा सके ना, वो धातु या फिर अधातु आघातवर्ध्यता का है, ठीक है। और अधातु जो होते हैं वो आघातवर्ध्यता के नहीं होते, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब तन्यता, जिसे खींच करके पतली तार के रूप में लाया जा सके, वह तन्य होती है। तो तन्यता जो कि धातुओं में पाई जाती है, अधातु तन्य नहीं होते, ठीक है। विद्युत व ऊष्मा, विद्युत व ऊष्मा क्या होती है? विद्युत व ऊष्मा के विद्युत व ऊष्मा के चालक। अब कौन होगा चालक, सोच के देखो, सिंपल है, चालक तो होगा धातु, क्योंकि समान, यहाँ लिखो, देखो क्या लिखा है, समानतः धातु विद्युत की और उसके चालक होते हैं, यानी सुचालक होते हैं। और शीशा एवं मरकरी ऊपर भी हमें मिला था, जिसे हम पारा कहते हैं, ये दोनों जो होते हैं वो कुछ चालक होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, अधातु जो होता है वो भाई ना कभी भी विद्युत और ऊष्मा का चालक नहीं करता, कभी भी नहीं, कभी भी का हम गलत हो रहा है ये। यहाँ पे एक अपवाद दिया गया है, ग्रेफाइट ना विद्युत तथा ऊष्मा दोनों का ही सुचालक होता है, यानी उससे काम करता है, ये चलता है, वो विद्युत को प्रवाहित करता है, और जो हमारी ऊष्मा होती है उसे भी। तो अब आता है घनत्व। सामान्यतः है अधिक घनत्व वह ऊंचे गलनांक जो होते हैं वो धातुओं के होते हैं, लेकिन सोडियम पोटेशियम का घनत्व और गलनांक बहुत कम होता है। ये इसका क्यों होता है ये आप सीधा समझ सकते हैं, क्योंकि इसे चाकू से भी काटा जा सकता है, तो ये मजबूत कैसे है ना। तो फिर ये सोडियम पोटेशियम ये इसके अपवाद हैं। तो अब यहाँ पे आता है सामान्यतः अधातु जो होते हैं वो घनत्व वह गलनांक में कम होते हैं, ठीक है। तो ध्वनिक, धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा करती है ना। आपने सुना होगा कभी, या फिर कोई भी धातु को आप एक दूसरे से टकरा के देखना, तो फिर वो एक आवाज़ पैदा करती है, ठीक है। तो और जो अधातु होते हैं वो वैसी आवाज़ को पैदा नहीं करते, ठीक है। तो अब इसमें देख लेते हैं हम। अब आखिरी बचा है ऑक्साइड। अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो अधातु होते हैं वह अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। कैसी ऑक्साइड बनाते हैं? अम्लीय ऑक्साइड, जो जैसे कि हमें उदाहरण दे रखा है SO2 यानी कि सल्फर ऑक्साइड। तो फिर अब आ गया हमारा धातुओं की। तो हमने अब पढ़ लिया है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि अधातु तथा धातु के गुणधर्म। अगर किसी को समझ नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। तो अब आता है हमारा अगला ये धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो अब ये भी उसी का पार्ट है, तो हम इसको भी पढ़ेंगे, तो इसको स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। तो अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। वायु के साथ अभिक्रिया, पहला जो दे रखा पॉइंट, वायु के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, यहाँ ऑक्साइड वाले में 9th जो हमारा दे रखा है। तो इसमें दे रखा है
कि यहाँ पे अब देखो दे रखा है धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हुए ऑक्साइड बनाती है। जैसे धातु प्लस ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड, ठीक है, जो कि किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय, ठीक है, याद रखना धातु हमेशा क्षारीय प्रकृति के ऑक्साइड बनाते हैं और अधातु अम्लीय। तो अब उदाहरण दे रखा है जैसे 2Cu + O2 = 2CuO, यानी कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन = कॉपर ऑक्साइड, जो कि काला रंग का होगा। यहाँ पे हमें दे रखा है तो इसको देख लेना। अब हमारा दे रखा है क्या, 4A1 और 3O2 = 2Al2O3, यानी कि जो हमारा एल्युमिनियम है प्लस ऑक्सीजन, एल्युमिनियम के 4 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 6, तो फिर हमारा यहाँ क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। इसका कलर गिवन नहीं है तो इसका एक बार सर्च मार लेना, इंटरनेट पे आ जाएगा। ओके, तो अब आ गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि हमें ऊपर भी देख सकते हैं, तो इसे नहीं देखेंगे। अब हमारा दूसरा पॉइंट दे रखा है Na और K, यानी कि सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। क्या लिखा, यानी कि जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, इसीलिए इन्हें ना ये बहुत जल्दी हवाओं के पास ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं और तुरंत ही आग लग जाती है इनमें। और ये उसके बाद फिर पता है क्या करते हैं, ये आग लगने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, अपने आप को दहन कर लेते हैं। तो इसीलिए इसे केरोसिन के तेल में डुबो के रखा जाता है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन का पहुँचना नामुमकिन है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे और कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जल्दी जल्दी इन्हें भी पढ़ते हैं। तो MgAlZnPb, यानी कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और शीशा। ये पीबी को पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन इसे ये शीशे का होता है, इसलिए मैं इसे शीशा बोल रहा हूँ। शीशा यानी जो कांच होता है वो। वायु के साथ धीरे अभिक्रिया करते हैं, यानी कि ये थोड़े कम रिएक्टिव हैं। अब हमारी आ चुकी है रिएक्टिविटी सीरीज, यानी कि सक्रियता श्रेणी। तो अब हम धीरे धीरे उसी की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये कम अभिक्रिया करते हैं वायु के साथ और इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, यानी कि जैसे एल्युमिनियम का अपने, यानी कि एल्युमिनियम का या फिर जिंक जो होता है हमारा, मैग्नीशियम होता है, इन सब के ऊपर काली सी परत चढ़ जाती है। तो ये पता है इसे ये ऑक्साइड बनता है इसके ऊपर। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो उसके ऊपर जो काली परत होती है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है। एल्युमिनियम का हमने अभी ऊपर देखा था, वो भी ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो अब जल्दी जल्दी यहाँ पे अगला पॉइंट पढ़ते हैं। तो Fe यानी कि आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन ज्वाला में लौह चूर्ण डालने पर वह तेज से जलने लगते हैं। यानी कि जो हमारा लोहा होता है उसे ना वायु में गर्म करने पर वह जलता नहीं है, पर जब ज्वाला होती है यानी कि जो आग लगी होती है उसके अंदर जो हम लौह चूर्ण होता है यानी लोहे का चूर्ण जब डालते हैं तो वो तेज से जलने लगते हैं, ठीक है। और Cu भी प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग की कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था मैग्नीशियम ऑक्साइड की मैग्नीशियम पे चढ़ जाती है, वैसे ही Ag यानी चांदी और Au यानी सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे उभयधर्मी ऑक्साइड। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण एवं जल उत्पन्न करते हैं। यानी उभयधर्मी ऑक्साइड जो ना अम्लीय भी हम इसे कह सकते हैं, जो अम्लीय भी है और क्षारीय भी, तो ठीक है, ऐसा कह सकते हैं हम, क्योंकि ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये जल लवण बनाता है धातु, और जब क्षार के साथ करता है तब भी जल एवं लवण बनाता है, ठीक है। यानी कि ये अम्ल और क्षार हम दोनों कह सकते हैं इसे। तो अब आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे इसके कुछ उदाहरण दे रखे हैं हमें, तो इसको देख लेते हैं। Al2O3 + 6HCl इक्वल्स टू, नहीं ये एरो है, एरो 2AlCl3 + जल। 2AlCl3 जो है हमारा वो है एक लवण
और Al2O3 जो है हमारा क्या है, वो है हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। और यहाँ पे नीचे NaOH के साथ भी इसकी अभिक्रिया करके दिखाई है, उसमें भी लवण एवं जल ही बन रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये दोनों के साथ अभिक्रिया करके यानी अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, सिंपल है, लवण और जल। तो अब यहाँ पे आ गया है दूसरा पॉइंट, जल के साथ अभिक्रिया। अब जल के साथ अभिक्रिया धातु को क्या होगी, तो बनता है इसमें, सिंपल है, देखो जब भी जल के साथ धातु अभिक्रिया करेंगे ना, तो जो जल का फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक सूत्र H2O यानी कि हाइड्रोजन और फिर 2 और फिर ऑक्सीजन। तो हमारा जो ऑक्सीजन होगा वो किसके साथ चल जाएगा, धातु के साथ, और बना देगा धातु ऑक्साइड। बच्चा क्या हमारा H2। अब H2 क्या करेगा, वो H2 अलग रह जाएगा, तो फिर इससे ये बन जाएगा। और फिर जब धातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, धातु हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, तो धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं अब ये जल के साथ ये सारे मेटल्स अभिक्रिया करने पे क्या करते हैं, ये देखो ठंडे जल के साथ जो अभिक्रियाशील हैं वो कौन होंगे, सिंपल है, Na यानी सोडियम, K यानी पोटेशियम, Ca यानी कि कैल्शियम। ये सब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए ठंडे पानी के साथ भी अभिक्रिया कर जाते हैं। ठीक है, और गर्म जल के साथ अभिक्रिया कौन करेगा, यानी कि ये थोड़ा उनसे कमज़ोर है, Mg यानी कि मैग्नीशियम, इसलिए गर्म जल के साथ अभी इसको गर्म जल चाहिए। ठीक है, अब आएंगे तीसरा, कैल्शियम और मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं तो धातु के साथ चिपक जाते हैं, इसलिए वो तैरने लगते हैं धातु, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, अब दे रखा है जल के साथ अभिक्रिया कोई अभिक्रिया नहीं करते, यानी कि ये जो 4 दे रखे हैं, Pb, Cu, Au, Ag। Au होता है सोना, Ag होता है वो चांदी, और Cu होता है कॉपर, Pb यानी कि कांच। ठीक है, अब केवल भाप के साथ अभिक्रियाशील है, जो भाप होती है जल की वाष्प, उसके साथ जो अभिक्रिया करते हैं वो है Al, Fe और Zn। आपको पता होगा जो लोहा होता है Fe, आयरन, जो वो ना अभिक्रिया कर लेता है आर्द्रता के साथ, आर्द्रता मतलब नमी यानी जल, जो कि हमारा वाष्प के रूप में होता है, और उसके ऊपर जंग लग जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे देखो Fe का नाम है, और Zn जिंक, और Al एल्युमिनियम। ठीक है, तो हमने ये सब पढ़ लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ क्या दे रखा है, उदाहरण दे रखे हैं सबके, तो फिर उदाहरण जो है हमारे उसको हम देखते हैं। 2 उदाहरण मैं बताऊंगा, बाकी आप खुद देख लेना, ये आपकी सपोर्ट मटेरियल बुक का ही है। ठीक है, तो 2Na + H2O एरो 2NOH + H2O + ऊष्मा। ठीक है, तो ये अब याद रख लेना, ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पे Na था यानी सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करेगा यानी ठंडा जल। ठीक है, यहाँ ठंडा जल जो हमारे यहाँ ऊपर दिखा रखा था, ओ नो ज़्यादा हो गया गाइस, अब मैं इसको कैसे ठीक करूँ, 48, हाँ ये रहा। तो Na जो था ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता था, ठीक है, बहुत जल्दी, तो वही दिखा रखा है 2Na + H2O = NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जल प्लस हाइड्रोजन प्लस ऊष्मा। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण बता देता हूँ मैं, Ca यानी कि क्या, कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन, और ये भी उसी का दोस्त है ना, देखो यहाँ पे दिखा रखा होगा, ये रहा ना, मैं कहाँ जा रहा हूँ, हाँ ये देखो यहाँ दे रखा है Na और K और Ca, तो फिर ये सब एक साथ दिया हुआ है, मतलब ये इसी का दोस्त है, तो ये भी सेम करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और प्लस हाइड्रोजन बना देगा, पर ये ऊष्मा नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, तो फिर हम अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा आ गया हमारा, धातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। तनु अम्ल क्या होते हैं, पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था। तनु अम्ल यानी कि जिसमें जल अधिक हो अम्ल कम हो। धातु प्लस तनु अम्ल = लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी कि ये बनाएगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो देख लो
2Fe plus 6HCl एरो 2FeCl3 प्लस 3H2O, यानी कि ये हमारा हो चुका है। और अब देखते हैं, एक और उदाहरण दे रखा है, 4-5 उदाहरण दे रखे हैं, मैं इनमें से 2 बता दे रहा हूँ। Mg प्लस 2HCl इक्वल्स टू MgCl प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, ठीक है। और ये है एक अम्ल यानी तनु अम्ल, और ये है हमारे क्या, मेटल्स। तो अब चौथे की तरफ आते हैं। धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। धातु लवण कौन से होते हैं? ये जो हमारे यहाँ बने, एल्युमिनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, वो आयरन क्लोराइड या फिर फॉस्फोरस क्लोराइड, ठीक है। फॉस्फोरस नहीं है, आयरन है, ठीक है। तो आयरन क्लोराइड, ओके। तो अब धातु लवण के साथ अभिक्रिया, तो हमारा धातु प्लस विलयन, लवण विलयन प्लस धातु, यानी कि क्या हुआ, समझ ही नहीं आया। तो करते हैं, सब समझ आ जाएगा गाइस। देखो, अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनकी यौगिक के विलयन से विस्थापित करती है। यह धातुओं की सक्रियता श्रेणी के आधारित है। अरे भाई, ये कुछ नहीं है, ये मोर रिएक्टिव था क धातु, और जो लवण विलयन था उसमें ख धातु था, जो कि ख धातु विस्थापित कर दिया गया, और जो हमारा क धातु था वो लवण विलयन में आ गया, ठीक है। तो इसका कोई उदाहरण नहीं है, तो मैं कोई उदाहरण नहीं दे सकता। तो अब आ गई है हमारी सक्रियता श्रेणी, जो कि इंग्लिश में हमें जिसे बोलते हैं क्या, रिएक्टिविटी सीरीज। तो सबसे ऊपर इसमें होते हैं जो 5 जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe, Pb, H, Cu, Hd, Ag, Au। तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं जो हमारे 5, वो है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है। उससे घटती अभिक्रिया जो उससे थोड़े से कम है, हैं, वो है कौन से, जिंक, Fe, Pb, यानी कि जिंक, आयरन और शीशा, ठीक है। सबसे कम क्रियाशील जो हैं वो है हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, मरकरी होती है, Ag जो कि मैंने अभी बताया था चांदी, और Au यानी कि सोना, ठीक है। तो इसे याद करने का तरीका मैं आपको अभी बताता हूँ। तो मैं अब आपको ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैसे इसको याद करें। तो फिर इसका सिंपल सा ट्रिक है, काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है। फिर काशीनाथ का जो माली है वो आंसर करता है, कौन है आगे आओ, ठीक है। तो मैं आपको इसकी एक पिक अभी डाल दूँगा, ठीक है, तो आप उसे देख लेना। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर में। तो फिर अब आ गया है धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। अब जो धातु है वह धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोश को पूर्ण करने के प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोश को इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनते हैं, और अधातु के परमाणु संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणायन बनते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, जो तत्वों में अभिक्रियाशील और संयोजकता कोश को पूर्ण, जो उनके जो कोश होते हैं ना KLMN, उनको कोशों को पूरा करने के लिए उनको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। जो जब धातु और धातु की ना अभिक्रिया होगी तो पता है क्या होगा, जो धातु है वो बड़ा दयालु है भाई, अपने आप को बड़ा दयालु समझता है, तो वो क्या करेगा, परमाणु को अपनी इलेक्ट्रॉन, मतलब परमाणु बोल रहा हूँ सॉरी, उसको अधातु को अपने परमाणु के इलेक्ट्रॉन दे देगा, बोलेगा ले तू रख ले, अब और बन जाएगा धनायन, ठीक है, धनायन बन जाएगा। और जो अधातु होगा वो बोलेगा चलो भाई दे रहा है तो मैं ले लूँ, छोड़ू क्यों, मुझे अपना कोश पूरा करना है,
ठीक है। तो फिर वो क्या करेगा, वो ले लेगा, और वो ले लेगा तो वो बन जाएगा ऋण आयन। तो फिर ठीक है। तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ उदाहरण दे रखे हैं हमें, जैसे कि NaCl का निर्माण कैसे होता है। तो फिर अब देख लेते हैं Na हैं, जिसमें हमारे जो उसके K कोश होते हैं, उसमें K में होते हैं 2 यानी फुल है, कि L में होते हैं 8 यानी वो भी फुल है, M आया, M में सिर्फ 1 होते हैं यानी वो फुल नहीं है। तो जो हमारे इसके पास होते हैं Na+ और एक E- का होता है, यानी कि जो उसका एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो माइनस का होता है, हैं। तो फिर जब उसको निकाल दिया जाता है, भगा दिया जाता है वहाँ से, तो वो जाता है प्लस का। और जो हमारा क्लोरीन है, हैं, उसके पास होते हैं K में 2, L में 2, और जो हमारा M होता है उसमें 7, उसको 1 चाहिए होता है 8 करने के लिए। तो जो Na ने छोड़ दिया सोडियम ने, हैं, तो फिर वो धन आयन बन गया, और इसने वही माइनस इलेक्ट्रॉन जो था, माइनस का आवेश वाला, वो ग्रहण किया, इसलिए ऋण आयन बन गया। तब उसके भी पूरा हो गया कोश, क्योंकि उसका K भरा हुआ है, L भी भरा हुआ है, और उसके M में तो कुछ है ही नहीं बचा, हैं। और क्लोरीन है, उसमें 2K भी भरा हुआ है, L भी भरा हुआ है, और M भी भरा हुआ है। तो फिर अब भाई बन गए दोनों, तो फिर हो गया बस। अब आयनिक यौगिक जो हमारा था, क्या, आयनिक कंपाउंड्स, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़, हमें ये देखना था। तो जो हमारा फॉर्मेशन है वो तो यहीं आ गया। देखो लिखा क्या है, आयनिक यौगिक विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर विद्युत बल से बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं, जो कि हमने अभी NaCl के निर्माण में देख लिया है। तो ये एक आयनिक यौगिक है, ओके। और फिर उसके जो हमारे गुणधर्म हैं, यानी प्रॉपर्टीज़ जो हमने आने वाली थी, वो यहाँ लिखी हुई है, इसे भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। वीडियो हो चुकी है हमारी 26 मिनट्स की, तो जो परेशान हो रहा है उसको मैं बोलता हूँ थोड़ी देर में ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है, तो हो जाए खुश, ठीक है। तो अब इसके आयनिक यौगिक के गुणधर्म जो हैं वो हैं, भौतिक प्रकृति इसकी कैसी होती है, ये ठोस वह कुछ कठोर होते हैं, यानी ठोस होते हैं, बिल्कुल मजबूत। यह समानतः ये क्या लिखा है, भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब मुझे नहीं पता, तो इसको आप देख लेना, सॉरी। अब मैं देख लेता हूँ, यानी इतना जान लो ना, भौतिक इस रूप से ना ये कठोर होते हैं। भंगुर सब निकालो, फेंको बाहर, किसी काम का नहीं है, ठीक है। गलनांक एवं कवयथनांक, भाई साहब ये इनका जो गलनांक और कवयथनांक है वो तो अधिक होगा ही, क्योंकि इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन को आपस में कंबाइन, मतलब एक दूसरे को दे दिया और एक बॉन्ड बना लिया, बहुत तगड़ी बॉन्ड। तो उसको तोड़ने के लिए भाई साहब अब ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। मान लो कि यहाँ पे ऐसा कुछ है, जैसे 2 तगड़े दोस्त हैं, मतलब बचपन के दोस्त हैं, उनकी दोस्ती तरह तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, उसी प्रकार ये दोनों दोस्त हैं, तो इनकी दोस्ती तोड़ना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो फिर अब आ गया घुलनशीलता। आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील, वह केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलय होते हैं। यानी जल के अंदर कैसे होंगे, घुलनशील, वह केरोसिन, पेट्रोल जैसे जो होते हैं ना, केरोसिन, पेट्रोल, इन सब में अविलय, यानी इसमें मिलते नहीं हैं, एक दूसरे वहाँ पे अलग नहीं हो जाते, अविलय होते हैं, अलग ही रहेंगे वो, उसके अंदर मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है विद्युत चालकता। ये विद्युत चालकता क्या होगी, यानी कि आयनिक यौगिक जलीय विलयन और गलित रूप से विद्युत का चालन करते हैं। ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते, यानी जब ये ठोस रूप में होंगे ना तब विद्युत का चालन नहीं करेंगे, जब इसमें हम इसे जल के अंदर मिलाएंगे तब करेंगे। और ये ठोस रूप में क्यों नहीं करते चालन, क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भरे हुए हैं, एक भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है जहाँ से बिजली पास हो सके। जब आयन जो होते हैं वो खाली होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर वो विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, इसलिए आयन कभी भी ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करेंगे, उन्हें जल में मिलाने के बाद ही वह विद्युत का चालन करेंगे, ओके। तो अब आ गया है हमारा क्या, धातुओं की प्रकृति धात्विक या फिर धात्विक, धातुओं की प्रकृति या फिर धात्विक। तो यहाँ पे लिखा है खनिज, अयस्क, और फिर यहाँ पे सक्रियता श्रेणी से संबंधित आ गया है,
और फिर यानी कि ये सब भी हमें पढ़ना है और ये चैप्टर हमारा ख़त्म ही है। संचरण हमारा नहीं आ रहा है और धातुओं की परिष्करण नहीं आएगा, ये कुछ मुख्य परिभाषाएं नहीं आएंगी। तो फिर हमारा बस यही आखिरी टॉपिक है, तो इसे जल्दी से पढ़ के ख़त्म करते हैं। अब धात्विकी या फिर धातुओं की प्रकृति। खनिज पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। खनिज किसे कहते हैं? जो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित हैं, तत्व या फिर यौगिक दोनों हो सकते हैं ये। आवश्यक वे खनिज जिनमें धातुओं की मात्रा पाई जाती है, उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे आवश्यक कहते हैं। क्या कहते हैं? आवश्यक। आवश्यक क्या कहते हैं? आवश्यक। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश, हमारा चैप्टर होने वाला है ख़त्म। तो अब देखते हैं सक्रियता श्रेणी एवं उससे संबंधित धातु क्रम। तो ये हमने ऊपर भी देख चुके हैं, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। काशी, तो इसको याद करने का मैंने क्या फॉर्मूला बताया है? काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। अब वो क्या बोलेगा? कौन है आगे आओ, यानी कि काशी यानी कि के, नाथ यानी कि NA, का यानी कि CA, माली यानी MG, आलू यानी AL, जरा यानी ZN, फीके यानी FE, पकाता यानी PB, CU यानी कि पकाता है, जिराफ है। ठीक है, CU उसके बीच में और फिर A पकाता है। ठीक है, और यहाँ पे H को हटा दिया गया है, पता नहीं क्यों। उसके बाद यहाँ पे CU आ गया। अब CU, फिर वो काशी नाम का जो माली है वो जवाब दे रहा है CU कौन, HG है, AG आ गया आगे, AU आओ। तो क्या हुआ? काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। तो वो बोलेगा कौन है आगे आओ, यानी कि कौन बोल रहा है आगे, तो बता दो तेरे को, ऐसा वो बोलना चाहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा ये दे रखा है सक्रियता श्रेणी। तो फिर यहाँ पे लिखा सबसे अधिक क्रियाशील ये 5 होते हैं, मध्यम अभिक्रियाशील जो होते हैं वो ये 5 होते हैं, सबसे कम अभिक्रियाशील ये दोनों होते हैं। ठीक है, तो इससे निष्कर्ष क्या लगता है? धातुओं का निष्कर्षण अश्य के धातु प्राप्त करना, अश्य से धातु, अश्यक से धातु प्राप्त करना, अश्यकों का समृद्धिकरण पहला चरण, दूसरा धातुओं का निष्कर्षण, तीसरा धातुओं की परिक्रमण, यानी कि ये अश्य से धातुओं को निकालना बताने वाला है। तो ये हम पढ़ें या ना पढ़ें, जल्दी जल्दी बता दो। चलो भाई, चैप्टर पूरा ख़त्म कर दूं क्या, या फिर जो आ रहा है वही पढ़ाया जाए? तो मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चैप्टर को पूरा आपको एक्सप्लेन करूँ, यानी कि जितना है हमारी बुक में दिया गया सब कुछ, सिलेबस को पीछे छोड़ दूँ, तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम आ चुका है नवंबर और हमें जनवरी 15 तक अपनी सारी बुकों के सिलेबस को कंप्लीट करना है, इसलिए हमें सिलेबस के वाइज ही चलना होगा। तो सॉरी, बट मैं आपको सिलेबस वाइज ही पढ़ा सकता हूँ। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, और ना अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी ये चैप्टर समझ सके, पढ़ सकें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी पावर्ड, बी हेल्थी एंड गेट रेडी फॉर एग्ज़ाम्स, क्योंकि एग्ज़ाम्स जल्दी ही आने वाले हैं और आप लोग का जितना सिलेबस अभी तक आ चुका है उसके हिसाब से सिलेबस आपका ज़्यादा नहीं है। हम 15 जनवरी तक कंप्लीट कर सकते हैं, उसके बाद हम करेंगे रिवाइज़। और मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाला हूँ, SST, इंग्लिश, हिंदी को छोड़ के, हिंदी और संस्कृत को छोड़ के मैं पढ़ाऊँगा आपको इंग्लिश, SST, साइंस और मैथ्स। तो हमारे 4 सब्जेक्ट हो गए कंप्लीट। हिंदी और संस्कृत में नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि हिंदी पढ़ने की आपको ज़रूरत बहुत कम है और संस्कृत मुझे नहीं आती। ठीक है, रियलिटी में मुझे संस्कृत नहीं आती,
तो फिर मैं आपको सिर्फ 4 सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ और आपका सिलेबस मैं कंप्लीट करा के रहूँगा। तो फिर जनवरी 15 हमारा टारगेट है, उस दिन हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी हम चलते हैं, वीडियो का एंड करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अपने दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर करना। मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी शेयर करूँ, अभी करो शेयर, ठीक है? ओके, बाय बाय, बी प्रिपेयर्ड।